नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी रजत और आप देख रहे हैं विस्फोट। दुनिया में जंग के कई फ्रंट तैयार हैं। मिडिल ईस्ट में अमेरिका और ईरान के बीच में फिलहाल हालात तनावपूर्ण हैं और दोनों देशों के बीच एक बार फिर से तोपें गरजने के लिए तैयार नजर आ रही हैं। और यूरोप में भी जंग की आग झुलस रही है। तो आज हम आपको जंगी मोर्चों की अहम खबरें बताएंगे, लेकिन उसके पहले आपको बताती हूँ कि वो 3 खबरें कौन सी हैं जो हम आपके लिए लेकर के आए। तो पहली खबर, डील भंग या फिर महाजंग। अमेरिका और ईरान के बीच में जंग डील पर बात भले ही चल रही हो, भले ही दोनों पक्षों ने दस्तखत भी कर दिए हैं, लेकिन हालात अभी भी जस के तस बने हुए हैं। हॉर्मुज में एक जहाज पर हमला क्या हुआ, तनावपूर्ण शांति देखने को मिलने लगी। तोपों की गरज के साथ एक बार फिर से फिजाओं में बारूद की गंध फैल गई। अमेरिका ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया तो ईरान ने भी बराबर से जवाब दिया और दुनिया टेंशन में आ गई है। अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या ये डील टूटने वाली है। दूसरी खबर के बारे में आपको बता देती हूँ। मिडिल ईस्ट में जंग खत्म कराने के लिए डील की अहम शर्त है, सभी मोर्चों पर तत्काल से युद्ध विराम करना होगा। ये डील की दूसरी शर्त है। दूसरी खबर है, यानी ईरान के साथ साथ लेबनान में भी इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच चल रही जंग को खत्म करना होगा। स्टोरी 2 लगाइए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि क्या हिजबुल्लाह ऐसा चाह रहा है। अमेरिका की कोशिश के बाद भी इजराइल और लेबनान के बीच में शांति समझौता हो रहा है और समझौते के तहत हिजबुल्लाह को हथियार त्यागने होंगे, लेकिन ये परिस्थिति हिजबुल्लाह को मंजूर नहीं है और इसीलिए उसने चेतावनी दे दी है कि गृह युद्ध जैसे हालात हो जाएंगे। अब इसकी वजह से क्या तूफान लेबनान में आने वाला है, उसके बारे में आपको बताऊंगी। तीसरी खबर के बारे में आपको रूबरू करवाती हूँ। एक तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन में है तो दूसरी तरफ यूरोप में जंग की आग धधक रही है। यूक्रेन की जमीन लगातार रूसी बारूद से जलते हुए नजर आ रही है, लेकिन अब ज़ेलेंस्की ने पुतिन को उन्हीं की भाषा में जवाब देने का प्लान भी तैयार कर लिया है। इन सब के बीच में यूरोप ने भी रूस के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की। फ्रांस की नेवी ने रूस के तेल कारोबार से जुड़े ऑयल टैंकर पर कब्जा कर लिया। सवाल ये उठ रहा है कि कहीं पुतिन का गुस्सा तीसरे विश्व युद्ध का आगाज तो नहीं करवा देगा। तो चलिए करते हैं शुरुआत और आपको बताती हूँ विस्फोट की इस वक्त की बड़ी खबर। तो खबर यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप के यूरोप को बड़ी चेतावनी देखने को मिली है। यूएस की कंपनियों पर टैक्स लगा तो हम भी 100% टैरिफ लगाने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से यूरोप को यह बड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि अगर यूएस की कंपनियों पर टैक्स थोपा गया तो हम भी 100% टैरिफ लगाएंगे और संबंधित देश से आने वाले सामानों पर यह 100% टैरिफ लगेगा। अमेरिकी कंपनियों पर डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाए जाने की खबरें हैं और कुछ यूरोपीय देश डिजिटल सर्विसेज टैक्स लगाने पर विचार भी कर रहे हैं। तो ये तैयारी चल रही है यूरोप में। इससे एक बार फिर से अमेरिका खून खौलाते हुए अपना नजर आ रहा है और चेतावनी भी दे रहा है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे। दूसरी खबर आपको बताती हूं, जहां ईरान को उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की चेतावनी सामने आई है। अमेरिका करता है समझौते का सम्मान, वेंस ने ये कहा है। तो ईरान को सीधे सीधे उपराष्ट्रपति जेडी वेंस चेतावनी दे रहे हैं। उनका कहना है कि समझौते का सम्मान हम कर रहे हैं और समझौते पर अगर मतभेद है तो उसे सुलझाना चाहिए। उनकी तरफ से ये भी बड़ी बात कही गई है, तो बात कर सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच में हॉर्मुज में जो व्यवस्था बनी हुई थी उसको एक बार फिर से हिंसा के जवाब में हिंसा से ही हम भी काम करने वाले हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया और इसी तरीके से जवाब दिया गया। हॉर्मुज में ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक करके सिंगापुर के एक जहाज को नुकसान पहुंचाया गया। बदले में अमेरिका की तरफ से भी कार्रवाई की गई और यही वेंस कह रहे हैं कि हिंसा का जवाब हिंसा से ही दिया जाएगा और वही किया भी गया है। वही ईरान पर हमलों को लेकर के अमेरिकी सेना का बयान सामने आया है कि कमर्शियल जहाज पर हमले के जवाब में हमने कार्रवाई की है। ईरान के अहम ठिकानों पर हमारी तरफ से हमले किए गए हैं। यही खबर मैं आपको बता रही थी कि जो हमले ईरान की तरफ से किए गए थे सिंगापुर के जहाज पर, उसी तरीके से कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले का जवाब अब सेंटकॉम ने देना शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि हमने मिसाइल, ड्रोन, स्टोरेज, रडार, साइट्स पर अटैक कर दिए हैं। तो ये उनकी तरफ से बड़ी जानकारी दी गई है। उन्होंने ये स्वीकार किया है कि जो हमले किए हैं वो अमेरिका नहीं किए हैं। जेडी वेंस यही कह रहे हैं कि अगर कुछ दिक्कत है तो बातचीत से उस मसले को सुलझा लेते हैं, वरना हिंसा का जवाब सिर्फ और सिर्फ हिंसा से आने वाला है। वहीं एक और खबर आपको बताती हूं, जहां ईरानी सांसद का अमेरिका पर एक बड़ा आरोप आया है। राष्ट्रीय सुरक्षा आयोग के प्रमुख इब्राहिम अजीजी का आरोप आया है। ये ईरानी सांसद का अमेरिका पर यह आरोप लग रहा है। उन्होंने कहा कि बातचीत के बीच में एक बार फिर से हमला किया गया है। बातचीत के बीच में एक बार फिर से हमला कर दिया गया है, लेकिन ये हमला क्यों किया गया है वो अमेरिका की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया, सेंटकॉम की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अमेरिका ने युद्ध विराम का उल्लंघन किया है, जीजी कह रहे हैं।
हमला अमेरिका के पछतावे का कारण बनेगा। यानी अगर कोई ये सोच करके बैठा हुआ है कि ये जंग खाड़ी में खत्म हो चुकी है, तो ये खत्म होते हुए तो नजर नहीं आ रही है। खाड़ी में जंग के बाद युद्ध विराम हुआ, समझौते की कोशिशें हुई, डील पर दस्तखत हुए, लेकिन दोनों ओर की तोपें आज भी आग उगल रही है। एक बार फिर से दोनों पक्ष आमने सामने आ गए हैं। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया और फिर उस पर हमला बोल दिया है। सवाल यह है कि कहीं ये वार पलटवार समझौते की उम्मीदों को खत्म तो नहीं कर देगा। मिडिल ईस्ट में छाई तनावपूर्ण शांति एक बार फिर टूटी। एक बार फिर फिजाओं में बारूद की गंध फैल गई। एक बार फिर होर्मुज जंग का मैदान बन गया। होर्मुज में सिंगापुर के एक जहाज पर हमला किया गया। अमेरिका ने ईरान पर आरोप लगाया और फिर हमला बोल दिया। अमेरिका ने दावा किया कि कार्गो शिप पर किए गए ड्रोन अटैक के जवाब में ईरान पर हमले किए गए। इस दौरान ईरान की ड्रोन और मिसाइल साइट्स को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम के मुताबिक होर्मुज जल डमरू मध्य के पास एक कार्गो जहाज पर ईरानी ड्रोन ने हमला किया। इसके जवाब में अमेरिकी सेना ने हमला किया। अमेरिका का आरोप है कि ईरान ने 4 आत्मघाती ड्रोन से जहाज को निशाना बनाया, जिनमें से एक ड्रोन जहाज के ऊपरी हिस्से से टकराया। हालांकि जहाज को नुकसान पहुंचा, लेकिन वो आगे बढ़ने में सफल रहा। अमेरिका ने दावा किया कि उसके डिफेंस सिस्टम ने 3 अन्य ड्रोन मार गिराए। सेंटकॉम ने बताया कि अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज ठिकानों पर हमला किया। इसके साथ साथ समुद्री सीमा के पास मौजूद रडार साइट्स पर सटीक हमले किए। अमेरिकी सेना का कहना है कि कार्रवाई युद्ध शुरू करने के लिए नहीं, बल्कि युद्ध विराम के उल्लंघन का जवाब देने के लिए की गई है। उधर ईरान ने भी अमेरिका के हमलों का तुरंत जवाब दिया। IRGC ने दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई करते हुए क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की सरकारी मीडिया के मुताबिक IRGC ने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। हालांकि ईरान ने यह नहीं बताया कि हमला किन ठिकानों पर किया गया और कितना नुकसान हुआ। ईरान के संयुक्त सैन्य कमान खातम अल अनबिया की ओर से कहा गया कि अमेरिका की कार्रवाई का जवाब जोरदार होगा। IRGC की ओर से चेतावनी दी गई कि ईरान अपनी प्रतिक्रिया का समय और जगह खुद तय करेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका ने हमला किया तो ईरान इसका जवाब दिए बिना नहीं रहेगा।
अगर अमेरिका ने फिर कोई गलती की तो ऐसा जवाब मिलेगा जो हमलावरों का भ्रम हमेशा के लिए खत्म कर देगा। ब्रिटिश सेना के मुताबिक ओमान के तट के पास एक कंटेनर जहाज पर किसी प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ था। ये घटना ईरान की ओर से जहाजों को उस रास्ते का इस्तेमाल न करने की धमकी देने के कुछ ही घंटों बाद हुई। यूनाइटेड किंगडम मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन सेंटर ने बताया कि इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। माना जा रहा है कि ये घटना अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के मामले में ट्रिगर का काम कर सकती है। हालांकि अमेरिका ने हमला किया तो फिलहाल ईरान ने उसका जवाब दे दिया। लेकिन ये बारूदी बारिश एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है कि क्या दोनों पक्षों के इस कदम से तनाव नहीं बढ़ेगा या फिर वार्ता की राह में रोड़े नहीं बढ़ जाएंगे, या यूं कह ले कि एक बार फिर दुनिया जंग की आग में झुलसने नहीं लगेगी। और आपको बताती हूं कि किस तरीके से अब लेबनान इजराइल के बीच में समझौते को लेकर के विरोध शुरू हो गया है। एक तरफ हस्ताक्षर कर लिए गए हैं, दूसरी तरफ लेबनान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आप ये समझ लीजिए कि ये गृह युद्ध वाली स्थिति में आप ला रहे हैं पूरे देश को। बेरूत की सड़कों पर हिजबुल्लाह के समर्थक उतर गए हैं और इजराइल की लेबनान से वापसी की मांग कर रहे हैं। इजराइल का सीधे सीधे ये कहना है कि वो सिर्फ जो लड़ाई लड़ रहा है वो हिजबुल्लाह से लड़ रहा है। हिजबुल्लाह शांत हो जाए, हम भी चुपचाप बैठ जाएंगे। इजराइल की लेबनान से वापसी की मांग की जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने राजधानी बेरूत में सड़क जाम कर दी। दक्षिणी इलाके के दाहियाए में ये मोटरसाइकिल रैली निकाली गई है, बाइक रैली निकाली गई है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो ये पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बेरूत में लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। हालांकि डील साइन कर ली गई है, शांति समझौता उसे कहा जा रहा है। लेकिन ये दूसरी तस्वीर जरा देख लीजिए कि बेरूत की सड़कों पर लोग अब तंग आ चुके हैं, इसलिए सड़कों पर उतर आए हैं कि हमें इजराइल से छुटकारा चाहिए, इजराइल को यहां से निकालो। अब इजराइल और लेबनान मिल करके बार बार शांति समझौता कर लेते हैं और हिजबुल्लाह उस शांति समझौते में आग लगा देता है। एक बार फिर से ये तस्वीर देख लीजिए। लोगों का ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन नहीं है, बल्कि उनमें नाराजगी भी है। जले हुए टायर आपको नजर आ जाएंगे सड़कों पर। वहीं दूसरी तरफ मैं आपको बताती हूं कि अब जब लेबनान ने ये कह दिया कि ठीक है हम हिजबुल्लाह को संभालेंगे, तो हिजबुल्लाह समर्थकों पर लेबनान सरकार ने एक्शन लेना शुरू कर दिया है कि ठीक है हिजबुल्लाह आप पर हमला नहीं करेगा, लेकिन प्रदर्शनकारियों के खिलाफ लेबनानी सुरक्षा बलों की ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। दूसरी तरफ सुरक्षा बलों ने आंसू गैस के गोले भी दाग दिए हैं। तो प्रयास पूरे किए जा रहे हैं कि किसी तरीके से लेबनान और इजराइल के बीच में शांति व्यवस्था को कायम किया जा सके, लेकिन हिजबुल्लाह उसमें बार बार आग में घी डालने वाला काम करता है। हिजबुल्लाह नहीं चाहता ये शांति समझौता कभी भी हो। वो बार बार हमला करता है। इस बार वो अपने देश में ही धमकी ये दे रहा है कि गृह युद्ध हो जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच में डील में एक अहम मुद्दा लेबनान भी है। युद्ध विराम भी रहा है। इसको लेकर के ईरान लेबनान में युद्ध विराम की मांग करता रहा। दरअसल ईरान अपने प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन अब वो प्रॉक्सी यानी हिजबुल्लाह ही जंग की आग को भड़काने में लगा हुआ है। अब कैसे वो जंग की आग को भड़का रहा है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाती हूं। ईरान के लिए उसके प्रॉक्सी नेटवर्क कितने अहम हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि लेबनान में युद्ध विराम का ऐलान होने तक ईरान ने खाड़ी में युद्ध विराम का ऐलान नहीं किया। उसने हॉर्मुज खोलने से भी इनकार कर दिया। अभी भी अमेरिका के साथ समझौते में लेबनान का मुद्दा बेहद अहम है। इस बीच अमेरिका ने मध्यस्थता की और इजराइल लेबनान के बीच समझौता हो गया। इस समझौते का मकसद लेबनान में शांति व्यवस्था कायम करना है। इस समझौते के माध्यम से दक्षिणी लेबनान से
इजरायली सेना की वापसी, लेबनानी सरकार की संप्रभुता बहाल करना और हिजबुल्लाह के निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू करना है। लेकिन हिजबुल्लाह ने समझौते को सिरे से खारिज कर दिया। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच इजरायल और लेबनान ने अमेरिका की मध्यस्थता में एक अहम समझौते पर दस्तखत कर दिए। वॉशिंगटन में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की मौजूदगी में हुए इस समझौते को दोनों देशों के बीच स्थायी शांति की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है। इस समझौते में हिजबुल्लाह को शामिल नहीं किया गया, जो संगठन को नागवार गुजर रहा है। हिजबुल्लाह ने समझौते को लेकर चेतावनी दी कि अगर इसे लागू करने की कोशिश की गई तो लेबनान गृह युद्ध की ओर बढ़ सकता है। अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार ये समझौता हिजबुल्लाह के हथियारबंद ढांचे को खत्म करने, दक्षिणी लेबनान से इजरायली सेना की वापसी और पूरे क्षेत्र में लेबनान सरकार की संप्रभुता बहाल करने की प्रक्रिया तय करता है। इसे लागू कराने के लिए अमेरिका मिलिट्री कोऑर्डिनेशन ग्रुप फॉर लेबनान नाम से एक नया तंत्र भी बनाएगा। साथ ही लेबनान के लिए $10 करोड़ की मानवीय सहायता देने की भी घोषणा की गई। समझौते पर अमेरिका में इजरायल के राजदूत एचएल लेटर और लेबनान की राजदूत नादा हमादे मुआवद ने साइन किया। इजरायली राजदूत ने कहा कि समझौते का अंतिम लक्ष्य दोनों देशों के बीच स्थायी शांति स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि इजरायल चाहता है कि भविष्य में तेल अवीव से लोग बेरूत तक बिना किसी डर के यात्रा कर सके और लेबनान के नागरिक भी इजरायल आ सके। हालांकि ये तभी संभव होगा जब हिजबुल्लाह पूरी तरह से हथियार छोड़ दे। लेबनान की राजदूत ने भी इस समझौते को देश की संप्रभुता बहाल करने, इजरायली सेना की वापसी सुनिश्चित करने और विस्थापित लोगों की वापसी की दिशा में अहम कदम करार दिया। हालांकि हिजबुल्लाह ने इस समझौते को सिरे से खारिज कर दिया। हिजबुल्लाह के सांसद हसन फदलल्लाह ने कहा कि हिजबुल्लाह अपने हथियार किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका के समर्थन से लेबनान पर ऐसा समझौता थोपने की कोशिश की जा रही है जो देश को गृह युद्ध की ओर धकेल सकता है। समझौते के तहत दक्षिणी लेबनान में कुछ पायलट जोन बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। इन इलाकों में पहले लेबनानी सेना तैनात होगी और उसके बाद धीरे धीरे इजरायली सेना पीछे हटेगी। इजरायल का कहना है कि वो अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा और जब तक हिजबुल्लाह पूरी तरह हथियार नहीं छोड़ देता तब तक सीमावर्ती सुरक्षा क्षेत्र पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने समझौते को अपने देश के लिए बड़ी कूटनीतिक सफलता करार दिया। उन्होंने कहा कि इजरायल ने अपनी उत्तरी सीमा की सुरक्षा सुनिश्चित की है और भविष्य में भी हिजबुल्लाह से किसी भी खतरे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दरअसल हिजबुल्लाह इजरायल की दुश्मनी काफी पुरानी है। हमास के हमले के बाद जब इजरायल ने गाजा में कार्रवाई शुरू की तो हिजबुल्लाह ने हमास को समर्थन देते हुए इजरायल पर हमले शुरू कर दिए। यही नहीं, जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग शुरू की तो हिजबुल्लाह ने भी ईरान की ओर से जंग का ऐलान कर दिया। इजरायल काफी लंबे समय से हिजबुल्लाह के खिलाफ जंग लड़ रहा है। उसकी योजना है कि दक्षिणी लेबनान के इलाकों पर कब्जा कर हिजबुल्लाह के आतंकियों को लिटानी नदी के उत्तर की ओर धकेल दिया जाए ताकि उत्तरी इजरायल का इलाका सुरक्षित हो सके।
बड़ी बात यह है कि ईरान लेबनान में शांति की बात करता है, लेकिन उसका शागिर्द हिजबुल्लाह ही अब लेबनान को गृह युद्ध में झोंकने की बात कर रहा है। तो क्या इससे अमेरिका, ईरान या इजराइल लेबनान डील प्रभावित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब बात करेंगे तीसरी खबर की, जो कि यूरोप से जुड़ी हुई है। तो बात यह है कि यूक्रेन का रूस के खिलाफ एक बार फिर से बड़ा अभियान देखने को मिला है, जहां ज़ेलेंस्की ने 40 दिन के अभियान को मंजूरी दे दी है। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस अभियान का संचालन करेगी। यूक्रेन के अभियान का मकसद रूस पर दबाव बनाना है, ताकि अपने हिसाब से अब वो रूस को घुटनों पर लाने का प्रयास कर सके। और यही रणनीति तो पहले रूस की तरफ से भी बनाई जा रही थी कि रूस लगातार हमले करता था, यूक्रेन पर दबाव बनाता था और उनके हिस्सों पर कब्जा करता था। अब यही रिवर्स किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ से। यूक्रेन ने ठान लिया है कि वो रूस को घुटनों पर लाएगा, और यूक्रेन ने इसीलिए रूस के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। ज़ेलेंस्की ने 40 दिन के अभियान को मंजूरी दी। यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस अभियान का संचालन करेगी। यूक्रेन के अभियान का मकसद सीधे सीधे रूस पर दबाव बनाना होगा। तो ये पूरी तैयारी की जा रही है। दूसरी तरफ फ्रांस ने बड़ी कार्रवाई रूस पर कर दी है। फ्रांस यूरोप का हिस्सा है। यूरोप पूरी तरीके से यूक्रेन के साथ खड़ा हुआ है, और जब ये रूस पर बड़ी कार्रवाई की गई है तो कहीं ना कहीं रूस भी नाराज नजर आ रहा है, गुस्से में नजर आ रहा है। अब ऐसा क्या कर दिया है फ्रांस ने जिसकी वजह से रूस की नाराजगी बढ़ गई है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन एक बात तो बिल्कुल सच कही गई थी 4 साल पहले जब ये युद्ध शुरू हुआ था, कि यूक्रेन इतनी आसानी से घुटने नहीं टेकेगा जितनी आसानी से रशिया सोच करके बैठा हुआ था। रशिया ने सोचा था कि हम एक हमला करेंगे, यूक्रेन पूरे तरीके से तबाह हो जाएगा, घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब ये फ्रांस ने आखिरकार रशिया पर किया क्या है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी। एक तरफ मिडिल ईस्ट में तनाव बरकरार है और रह करके तोपें भी गरजती हैं, विमान बमबारी करते हैं, ड्रोन और मिसाइलें तबाही मचाते हैं, और फिर डील की बात होती है। उधर यूरोप में यूक्रेन का मोर्चा बीते 4 साल से ज्यादा समय से तबाही की आग में झुलस रहा है। वहां पुतिन की सेना तबाही मचा रही है। हालांकि अब यूक्रेन भी रूस को उसी भाषा में जवाब दे रहा है, और इसके लिए ज़ेलेंस्की ने एक खतरनाक प्लान भी तैयार कर लिया है। Водитель живой. रूस यूक्रेन जंग बीते 4 साल से ज्यादा समय से चल रही है। पुतिन की सेना यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर काबिज भी हो चुकी है। यूक्रेन के जर्रे जर्रे पर तबाही के निशान मौजूद हैं। लेकिन अब यूक्रेन भी रूस को उसी भाषा में जवाब दे रहा है। ज़ेलेंस्की के जवान स्वदेशी तकनीक से तैयार लंबी दूरी के हथियारों से रूस पर भीषण हमले कर रहे हैं। रूस के तेल और गैस के ठिकानों पर जबरदस्त अटैक किए जा रहे हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस के खिलाफ बड़ा कदम उठाया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने रूस पर राजनयिक और सैन्य दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से 40 दिवसीय दबाव अभियान शुरू करने की मंजूरी दे दी है। जिसका मकसद संघर्ष को खत्म करने और वार्ता प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए परिस्थितियां तैयार करना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि योजना के तहत यूक्रेन एक साथ कई क्षेत्रों में बड़े कदम उठाएगा, जिसमें पश्चिमी सहयोगियों के साथ राजनयिक गतिविधियों को मजबूत करना और रूस पर राजनीतिक और आर्थिक दबाव बढ़ाना शामिल है। यूक्रेन को उम्मीद है कि 40 दिनों की अवधि में इन प्रयासों को तेज करने से मॉस्को की सियासी गुणागणित में बदलाव आ सकता है, जिससे रूस सैन्य अभियान जारी रखने पर एक बार फिर से सोच सकता है।
बताया जा रहा है कि रूस के खिलाफ 40 दिन के विशेष अभियान को यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस यानी SBU संचालित करेगी। हालांकि अभी तक इस अभियान की रणनीति सामने नहीं आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इस अभियान के तहत रूस के तेल और गैस के कारोबार पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा सकता है ताकि रूस पर आर्थिक दबाव पड़े। अभियान के तहत रूस पर मध्यम से लंबी दूरी के हथियारों से हमले भी किए जा सकते हैं। इसमें निशाने पर मुख्य रूप से तेल और गैस से संबंधित ठिकाने हो सकते हैं। दरअसल यूक्रेन ये चाहता है कि रूस भी जंग की वो तपिश महसूस करे जो वो बीते 4 साल से महसूस कर रहा है। इस बीच यूरोप भी रूस के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। फ्रांस की नेवी ने रूस की शैडो फ्लीट से जुड़े एक तेल टैंकर को जब्त कर लिया। बताया गया कि इस साल यूरोप में ऐसे 9 टैंकर जब्त किए जा चुके हैं। इनमें से केवल फ्रांस ने ही 4 टैंकर पकड़े हैं। बताया जा रहा है कि डिलीवर नाम का ये टैंकर रूस के बंदरगाह प्रिमोर्स्क से रवाना हुआ था। ये सुएज नहर के रास्ते सिंगापुर जा रहा था। रास्ते में फ्रांस की नौसेना ने इसे सिसिली के पास रोककर कब्जे में ले लिया। बताया जा रहा है कि जहाज पर कैमरून का झंडा लगा था, जबकि कुछ हफ्ते पहले इसका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा चुका था। यानी जहाज बिना किसी वैध राष्ट्रीय पहचान के समुद्र में चल रहा था। फ्रांस की कार्रवाई पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। फ्रांस में रूसी दूतावास ने इसे समुद्री डकैती करार देते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ और बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। रूस ने यह भी कहा कि शुरुआती जानकारी के अनुसार जहाज के चालक दल में कोई रूसी नागरिक शामिल नहीं था। फिलहाल यूक्रेन के रूस के खिलाफ प्लान और फ्रांस के एक्शन से रूस की टेंशन बढ़ना तय है। सवाल यह है कि क्या इस बार यूरोप से ही तीसरे विश्व युद्ध का आगाज होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली 24/7। और अब खबर गाजा से जुड़ी हुई, जहां इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई जानकारी आ रही है कि हमास ने गाजा में अपने नकाबपोश बंदूकधारी तैनात कर दिए हैं। हमास विरोधी प्रदर्शनों को दबाने के लिए ये एक्शन लिया गया है। खान यूनिस और दूसरे इलाकों में हमास के विरोध की खबरें भी सामने आ रही हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रही हूं, जहां गाजा में इजराइल हमास जंग से जुड़ी हुई, हमास ने गाजा में अपने नकाबपोश बंदूकधारी तैनात किए हैं। और विस्फोट में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कुछ नई खबरों के साथ। फिलहाल रुकना एक्स्ट्रा से ब्रेक के लिए कहीं मत जाएगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। इंडिया डेली अब आपको स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।